हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक दूसरे वीडियो में। आज से फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th की साइंस की एनसीईआरटी का चैप्टर 10 डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 9 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन में वीडियो आपको दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चैप्टर का नेम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, यानी किशोरा अवस्था की। और हिंदी में इसका मीनिंग है। चलिए आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये जो क्लास है ये आज प्रीमियर होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। फिर से हम इसे कुछ ही दिनों में या कल से ही हम इसे डायरेक्टली लाइव स्टार्ट कर लेंगे। सो देखिए, किशोरावस्था की एज मतलब एडोलसेंस यानी टीनेजर वाली जो एज होती है, किशोरावस्था की एज। अभी देखिए, जब हमारा जन्म होता है तो आप देखते हैं कि हम जब पैदा होते हैं तो एक छोटे बेबी होते हैं। उसके बाद एक धीरे धीरे एज बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम देखते हैं कि लाइफ में जो हमारा शरीर होता है उसमें हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक शिशु से और एक वयस्क होने तक का जो सफर होता है वो हम इस चैप्टर में देखने की कोशिश करेंगे। जैसे ही अगर आप लोगों ने भी कभी ना कभी ये चीज नोटिस किया होगा कि कभी आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलते हैं या कभी रिलेटिव से 3 to 4 years बाद मिलते हैं, तो आपको ऐसा फील होता है कि इसके अंदर, सामने वाले के अंदर कितने ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। तो वो चेंजेस हो सकता है कि आप उनसे टीनेजर में मिले हों या फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद मिल रहे हो, तो आपको वॉइस में देखने को मिलेगा कि उनकी जो है वो दाढ़ी आ गई है। तो इस टाइप से अलग अलग चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वृद्धि होना, शरीर में वृद्धि होना एक बहुत ही नेचुरल है। अब यहीं पे धीरे धीरे, अब देखिए, जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है, अब जब एक पौधा जो होता है वो अपनी परिपक्व अवस्था में आता है, जैसे उसी तरीके से हमारा शरीर होता है वो भी एक परिपक्व अवस्था में आता है। जब यानी हम जो हमारा एज होता है 11 to 18 years के आसपास वाला, वो हमारी एक अवस्था होती है। तो जब हमारे शरीर में परिपक्वता आने लगती है तो उसे हम किशोरा अवस्था यानी एडोलसेंस कहते हैं। किशोरा अवस्था की जो एज मानी जाती है वो लगभग मानी जाती है 11 ईयर से 18 to 19 ईयर्स तक, यानी जो टीनेजर वाली एज होती है वो 11 to 9 ईयर्स तक ही मानी जाती है। और ये टीनेजर वर्ड कहाँ से आया? देखिए, ये जो है ये इसे टीनेजर की जो एज रखी गई 11 to 18, वो इसलिए रखी गई क्योंकि ये जो वर्ड निकल कर आया है वो टीन्स से निकल कर आया है। टीन्स मतलब 13 से 18 या 19 की एज तक की जो आयु, इसीलिए किशोरों को टीनेजर्स कहा जाता है। अब एक आपको गजब का फैक्ट भी पता चला कि जो किशोरावस्था होती है उसे इंग्लिश में टीनेजर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो टीन्स वर्ड से निकला है, जिसकी एज कैलकुलेट की जाती है 13 to 18 या फिर 19 ईयर्स तक। लड़कियों में ये अवस्था जो है वो लड़कों की अपेक्षा या 1 या 2 वर्ष पहले ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपकी जो जो आपकी गर्ल्स होंगी, जो भी फ्रेंड होंगी आपकी, तो उनमें आप देखते हैं कि अगर आप दोनों लोग रिलेट करिएगा कि अगर आप भी उसी एज के हैं एंड जो आपकी फ्रेंड है अगर वो गर्ल है तो वो भी जो है उसी एज की हैं, तो वहां पे आपको उनमें और आप में काफी सारे आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। काफी बार लड़कियों की जो हाइट होती है वो एक साथ बढ़ जाती है, तो बहुत बार आप लोगों ने एक एज के देखे होंगे। तो आप देखिएगा कि जो होती है उनकी एज जो होती है वो काफी, अब जैसे ये मैंने खुद भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। मेरे एक कजिन ब्रदर है, हम लोगों की एज जो थी वो लगभग सेम थी। तो जब मैं 8th 9th में हुआ करती थी तो मैं उनसे जो थी वो थोड़ी सी बड़ी थी। लेकिन अगर आज के टाइम पे हम अपनी जो हाइट है वो कैलकुलेट करें तो मुझसे वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो इसी टाइप से हम देखते हैं कि लड़कियों में वो चेंजेस जो है वो हो सकता है कि 18 19, अगर बॉयज में 18 to 19 की एज में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं हाइट वगैरह में, तो गर्ल्स में हो सकता है कि आपको वो चेंजेस पहले ही देखने को मिल जाए। ठीक है, आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, बहुत छोटा सा ही कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया होगा। किशोरावस्था की अवधि जो है वो पर्सन टू पर्सन थोड़ी बहुत वेरीज कर सकती है, थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है।
किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में बहुत सारे अनेकों परिवर्तन आते हैं। ये परिवर्तन जो है वो यौवनारंभ के संकेत देते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि अब जो है वो हम अपने मैच्योर एज वाले पीरियड में जाने वाले हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जो गर्ल्स होते हैं, जो गर्ल्स एंड बॉयज होते हैं, उनकी जनन क्षमता का, उनका शारीरिक विकास धीरे धीरे होने लगता है और इसीलिए किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौवनारंभ जो होता है वो समाप्त हो जाता है, यानी जो हमारी टीनेजर वाली लाइफ होती है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अब यौवनारंभ में होने वाले कौन कौन से, जैसे जैसे हमारी एज वगैरह बढ़ती रहती है तो कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, काफी सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में जब क्लास हमारी स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया था कि अगर आप जो है वो 6th 7th या फिर 9th 10th के स्टूडेंट हैं तो आप अपने फ्रेंड से 4 to 5 मंथ बाद भी मिले। अब जैसे कोविड में ये चीज काफी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हम अभी अपने फ्रेंड्स वगैरह से नहीं मिलते हैं। अगर आप काफी टाइम बाद मिले तो हो सकता है कि आप इस एज में हो तो आपको अपने फ्रेंड्स वगैरह की दाढ़ी आती हुई मिल जाए। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस। अब ऐसे ही एक परिवर्तन है लंबाई का बढ़ना, यानी हाइट बढ़ना। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं उनमें धीरे धीरे करके हाइट बढ़ती है और बहुत सारे लोगों में आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि उनकी हाइट जो है वो एकाएक बढ़ गई। आप लोगों ने भी हो सकता है कभी ना कभी बचपन में एक्सपीरियंस किया हो पड़ोसियों से कि तुम्हारी हाइट जो है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई है। तो लंबाई जो है लंबाई की एकाएक वृद्धि होना जो है वो बहुत ही ज्यादा नेचुरल है। ये परिवर्तन लगभग देखने को मिल ही जाते हैं। साथ ही उसके अलावा इसी समय शरीर की लंबी अस्थियों की, अर्थात हाथ पैर जो होते हैं वो भी हमारे लंबे हो जाते हैं। उनमें हाथ पैरों में भी लंबाई देखी जाती है और इसी कारण जो है वो व्यक्ति, बहुत नॉर्मल सी बात है कि लंबा हो जाता है। एंड इसे अगर आप अपनी हाइट को जो है वो कैलकुलेट करना चाहें तो अगर आप इसे इजिली जो है वो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब उसे कैलकुलेट करने का मैं एक छोटा सा आपको फॉर्मूला टाइप बता देती हूँ। जैसे कि अब इसे एक ऐसे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपकी बुक में ऑलरेडी ये चार्ट बना हुआ है। वो चार्ट मैं लगा नहीं पाई हूँ, मेरे दिमाग में नहीं था वो चार्ट लगाने का, वरना मैं लगा देती, बट कोई बात नहीं, मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। और जो भी ग्रुप्स हैं, आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मैं पीडीएफ आपको कर दूंगी। और अगर आपने अभी तक कोई भी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम या व्हाट्सएप, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपकी 8 9 ईयर 10 ईयर, तो यहाँ पे जो हाइट्स है अप्रोक्स ऐसा माना जाता है कि 8 ईयर्स तक जितनी लड़कों की हाइट बढ़नी होती है वो 72 अप्रोक्स तक बढ़ चुकी होती है और लड़कियों की जो है वो अप्रोक्स 77% तक बढ़ चुकी होती है। एज जो मानी जाती है वो 18 ईयर्स तक मानी जाती है। 9th में मान लेते हैं कि 75 बढ़ गई और लड़कियों की 81 बढ़ गई। अब लड़कों की मान लेते हैं कि यहाँ पे 78 हो गई और लड़कियों की आके जो है ये 84। लड़कियों की हाइट जो है वो कंपैरेटिवली और अप्रोक्स 17 to 18 ईयर की एज तक आते आते लड़कियों की हाइट जो है वो जितनी उनकी बढ़नी होती है वो बढ़ चुकी होती है। बहुत ही एक्सेप्शन ही हमें देखने को मिलते हैं कि 18 ईयर्स के बाद जो है वो लड़कियों की हाइट बढ़ती है। तो अब इसे जैसे इस टाइप से आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक थोड़ा अलग ही फैक्ट था, इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं था एग्जाम को लेकर, इसलिए मैंने इसे लगाया नहीं है। तो आप ज्यादा परेशान नहीं होइएगा कि क्यों नहीं लगाया। तो देखिए ये चीज आप समझ गए होंगे कि जो हाइट है वो धीरे धीरे ऑलरेडी बढ़ती रहती है। बहुत सारे लोगों की बहुत जल्दी हाइट भी बढ़ जाती है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई 8th 9th में भी अभी हाइट नहीं भी बढ़ रही है तो भी दिक्कत लेने की बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 2 साल बाद जो है वो हाइट अचानक से बढ़ जाती है। चलिए अब नेक्स्ट हमें फैक्टर देखना है शारीरिक आकृति में परिवर्तन। यानी आप जब बचपन में जब पैदा हुए थे तो आपका शरीर जो था वो बहुत छोटा सा था, यानी बचपन में हम कहते हैं ना इत्तू सा था। तो उसी टाइप से आप कह सकते हैं कि बहुत छोटे थे, दुबले पतले थे। उसके बाद जब धीरे धीरे बड़े होना स्टार्ट किए तो शारीरिक आकृति में भी आप देखते हैं ना कि धीरे धीरे वृद्धि आने लगती है। तो अब जैसे
वृद्धि के कारण जो कंधे हैं वो फैल गए हैं, काफी लंबे चौड़े हो गए हैं। लड़कियों की जो कमर का निचला भाग होता है वो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो वो चौड़ा हो जाता है। वृद्धि के कारण लड़कों की जो शारीरिक पेशियां होती हैं वो लड़कियों की अपेक्षा जो होती हैं वो सुस्पष्ट और काफी ज्यादा गठी गठी दिखाई देने लगती है। इसीलिए जो है इसमें बहुत सारे जो चेंजेस होते हैं वो सेम टू सेम बॉयज एंड गर्ल्स में होते हैं, एंड बहुत सारे जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं गर्ल्स एंड बॉयज में वो अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही में एज बढ़ने के साथ साथ स्वर में भी परिवर्तन आ जाते हैं, यानी जो आवाज होता है आवाज में भी फर्क आने लगता है। कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे जैसे बॉयज की एज बढ़ती है तो उनकी जो आवाज है वो बहुत भारी हो जाती है, लड़कों की आवाज फटी फटी लगने लगती है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जब उनकी एज बढ़ रही होती है तो उनके स्वर यंत्र भी कहा जाता है, और हिंदी में और इंग्लिश में लैरिंग्स कहा जाता है। तो इसमें हमें वृद्धि देखने को मिलती है। अभी मैं डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूंगी। ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी सी समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए, लड़कों का जो स्वर यंत्र होता है वो देखिए इधर से मैं आपको दिखाती हूँ। अ, ये देखिए, लड़कों का जो स्वर यंत्र, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 16 लड़कों का स्वर यंत्र यानी एडम्स एपल, उसमें धीरे धीरे वृद्धि हो जाती है और लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाता है। यानी जो लड़कों का जो बढ़ता हुआ स्वर यंत्र ये आप देख पा रहे हैं, ये गले के सामने जो है, ये थोड़ा सा ये जो गले वाला हिस्सा है आपका, ये थोड़ा सा उभरा हुआ, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये चीज आप भी अपना महसूस कर सकते हैं। और अगर रिलेट करना हो तो आप ये स्वर यंत्र गर्ल्स का भी देख सकते हैं एंड बॉयज का भी देख सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो जो लड़कों का एडम्स एपल यानी कंठमणि जो होता है वो धीरे धीरे जो है वो थोड़ा सा लड़कियों की अपेक्षा बड़ा हो जाता है, इसीलिए लड़कों की जो आवाज है वो भारी सुनाई देती है, और जबकि लड़कियों की जो आवाज होती है वो बॉयज के कंपेयर में थोड़ी सी जो हम कह सकते हैं वो सॉफ्ट होती है या जो भी होती है। तो आप ये चीज जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे टेक्निकली ये शरीर का ये पूरा एक इमेज लगा दी गई है, और ये वाला जो ये अंदरी भाग में अगर आप देखें तो ये जो है ये एडम्स एपल है, ये वाला हिस्सा जो है ये बढ़ता हुआ, इसी को क्या कहा जाता है, एडम्स एपल कहा जाता है। ये बढ़ता हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में अब हमें देखना है कि यहाँ पे आप देखते हैं कि किशोरावस्था में स्वेद एवं तैल ग्रंथियों में का भी जो है स्राव धीरे धीरे होता है वो बढ़ जाता है। अब ये जैसे स्वेद ग्रंथि, तैल ग्रंथि और लार ग्रंथि, ये कुछ शरीर की कुछ अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो अपने अलग अलग कार्य करती हैं। अब जैसे जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो जो हमारे हॉर्मोन्स, अब ये जो एज होती है ये हॉर्मोन्स चेंज होने वाली भी बहुत एज होती है। जैसे आप लोगों ने कभी ना कभी घर में सुना होगा कि अगर अपना फ्यूचर बनाना है या सिक्योर करना है तो यही तुम्हारी एज है, अगर तुम इसी एज में संभल लिए तो फिर लाइफ भर संभल के रहोगे, अपना करियर वगैरह जो है वो बना लोगे। यानी घर वाले जो है वो डायरेक्टली लव वगैरह से रिलेट कर देते हैं। तो ये जो है ये इसी में, क्योंकि वो इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो लगभग इसी एज में बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस आते हैं। अब जनन अंगों का विकास देखना है तो बहुत सारे ह्यूमंस में बहुत सारे जननांग होते हैं। तो उनमें जैसे यवनारंभ में नर जननांग जो होते हैं जैसे वृषण एवं शिश्न हो गया, ये टोटली विकसित हो जाते हैं। उसके अलावा वृषण से जो शुक्राणुओं का उत्पादन होता है वो भी इसी लाइफ तक आते आते यानी इसी एज तक आते आते इसका भी बनना प्रारंभ हो जाता है। साथ ही में जो लड़कियों में अंडाशय का जो साइज होता है उसमें भी वृद्धि हो जाती है, और उनके जो उनका जो पार्ट्स है वो भी ऐसा कह सकते हैं कि परिपक्व होने लगते हैं। तो अंडाशय से अंडाणुओं का जो निर्मोचन होता है वो भी धीरे धीरे यहीं से प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए आगे जो है वो मैं और आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो यहाँ से चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। जैसे मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक जो परिपक्वता होती है वो यहीं से। अब जैसे किशोरावस्था में व्यक्ति के जो सोचने का ढंग होता है
उसमें टोटली हम देखते हैं कि बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। पहले हम जो है वो किशोर अधिक स्वतंत्र एवं अपने प्रति अधिक सचेत होता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें बौद्धिक विकास होने लगा तो वो दूसरों वगैरह के बारे में भी सोचने लगता है। उसके मस्तिष्क वगैरह पे जो होती है वो सीखने की क्षमता जो होती है वो सर्वाधिक हो जाती है बचपन में। इसीलिए तो हमें जो है बचपन में हमारी जो कहानी शुरू करवाई जाती है वो ABCD से करवाई जाती है, यानी हमें A to Z सिखाया जाता है। एंड 9 10 तक आते आते साइन थीटा कॉस थीटा साइंस सोशल इंग्लिश सब कुछ आ जाता है। तो ये जो अब ये क्यों आ जाता है, अब इसमें बड़े बड़े चैप्टर्स आ जाते हैं, बड़ी बड़ी थ्योरीज आ जाती हैं, वो इसलिए क्योंकि उस टाइम तक हमारी सोचने की जो क्षमता होती है वो सर्वाधिक हो चुकी होती है। जो हमारे मस्तिष्क की सीखने की क्षमता होती है वो ज्यादा तेज हो जाती है। साथ ही में इसी टाइम पे किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन भी इसमें ज्यादा आने लगते हैं और ढालने का प्रयास भी वो बहुत सारी परिवर्तनों के प्रति अब खुद को ढालने की भी कोशिश करता है। और वही हम देखते हैं कि स्वयं को वो फिर दूसरों से क्या करने लगता है, असुरक्षित महसूस करने लगता है। लेकिन किशोर होने के नाते आपको ये चीजें फील करनी चाहिए। अब जैसे घर में भी ये जो एज होती है, तो अगर मान लीजिए कि मम्मी पापा ने जो है वो डांट दिया या कुछ भी कर दिया, तो ये जो एज होती है इस टाइम की एज, टीनेजर्स वाली एज, उसमें हमें ये चीज तुरंत हमें सही या बुरा पता नहीं होता है, हम तुरंत जो है वो चीजों को जज करने लगते हैं। तो थोड़ा सा माइंड को शांत रख के सोचना है, वही सजेशन आपको दिया गया है। अब गौण लैंगिक लक्षण देखना है कि आखिर ये क्या है। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हम चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था वृषण वगैरह, वृषण एवं अंडाशय जो है ये जनन अंग है, इनके बारे में ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में यानी पिछली वाली क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ा था। युग्मक जो है वे युग्मक यानी अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु इस उत्पन्न करते हैं। युवावस्था में लड़कियों में जो है लड़कियों के जो स्तन होते हैं उनका भी विकास होने लगता है। साथ ही में लड़कों के चेहरे पर बाल आने लगते हैं, दाढ़ी वगैरह आने लगती है। उसके अलावा ये लक्षण लड़कों एवं लड़कियों में दोनों को पहचानने में हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि इजीली पहचान में आ जाते हैं कि कौन लड़का है एंड कौन लड़की है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, गौण लैंगिक लक्षण कहा जाता है। यानी कि जो एज हमारी वो एज होती है गर्ल्स एंड बॉयज की, तो जैसे बॉयज की दाढ़ी मूछ वगैरह आ जाती है, तो वो जो एज है उसी को क्या कहा जाता है, गौण लैंगिक लक्षण कहा जाता है। लड़कों की सीने वगैरह में भी बाल आ जाते हैं एंड बोथ गर्ल्स एंड बॉयज के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसमें भी हेयर्स आ जाते हैं। तो ये जो है ये एक हम कह सकते हैं कि एक ग्रोइंग एज होती है, तो इसमें हमारे शरीर का पूरे तरीके से धीरे धीरे जो है वो विकास होने लगता है। साथ ही में किशोरावस्था में हार्मोन्स भी चेंज होते हैं। हार्मोन जो होता है ये एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है, इसीलिए इसे जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं जिसे अंतःस्रावी तंत्र भी कहा जाता है, उसी के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। सॉरी, यौवनारंभ के साथ ही हम देखते हैं कि वृषण जो है वो पौरुष हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन जो है इस धीरे धीरे इसका भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कों में बहुत सारे परिवर्तन धीरे धीरे आने लगते हैं, लड़कियों में भी धीरे धीरे जो है वो जो है वो परिवर्तन आने लगते हैं। जैसे लड़कों में जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो लड़कों में पाया जाता है हार्मोन, वो टेस्टोस्टेरोन हो गया एंड लेडीज में जो पाया जाता है वो हो गया एस्ट्रोजन। तो गर्ल्स एंड बॉयज में जैसे गर्ल्स में भी जो एस्ट्रोजन होता है वो पूरे तरीके से उसका उत्पादन होना प्रारंभ हो जाता है, यानी स्त्री हार्मोन भी उसे कहा जाता है, जिससे स्तन वगैरह विकसित हो जाते हैं। साथ ही में दुग्ध स्रावी जो ग्रंथियां होती हैं और जो स्तन होते हैं उनका भी धीरे धीरे विकास होने लगता है। एंड इन हार्मोन के उत्पादन का जो नियंत्रण होता है वो टोटली एक दूसरे हार्मोन के द्वारा होता है, जिसे पीयूष ग्रंथि हिंदी में कहा जाता है एंड पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो गर्ल्स एंड बॉयज में जो टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का जो विकास होता है वो उसमें उसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कि मानव में जो जनन काल होते हैं उसमें हार्मोन्स वगैरह की भूमिका जो है वो हार्मोन्स की भूमिका भी बहुत एक
रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होती है। अब मानव में जनन काल की अवधि, जैसे जो बेबीज पैदा होते हैं तो आखिर वो उनके जनन काल की अवधि क्या है, यानी एक लेडी जो है वो कितनी एज से बेबी को जो है वो जन्म दे सकती है। तो जब किशोरों के वृषण तथा अंडाशय जो है वो दोनों तरीके से उत्पादित होने लगते हैं, तो आप मान सकते हैं कि तब वे जनन के जो है वो टोटली योग्य हो जाते हैं, यानी बेबी जो है वो पैदा हो सकता है जब किशोरों के यानी गर्ल्स एंड बॉयज के दोनों ही जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेबीज के, अगर वो इमर्ज हो जाते हैं या आप कह लीजिए कि परिपक्व हो जाते हैं। तो देखिए अब इसमें युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा जो है वो अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों में जो बेबी पैदा करने की जो क्षमता कह सकते हैं या जो एज कह सकते हैं वो 10 से 12 इयर्स की आयु से हो जाती है, और नॉर्मली जो है 45 से 50 की एज तक ये जो है वो चलती है। तो उम्मीद है कि ये जो फैक्ट है ये आप समझ गए होंगे। उसके अलावा जैसे जैसे धीरे धीरे एज बढ़ती जाती है तो जो अंडाणु होते हैं वो भी परिपक्व होते जाते हैं, और अंडाशुओं में एक अंडाणु जो है वो परिपक्व होता है जिसे लगभग 28 से 30 डेज के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा जो है वो निर्मोचित हो जाता है। अब देखिए इसे आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे कि मान लीजिए कि ये जो एक डेज होते हैं 28 से 30 डेज जो होते हैं, तो इसमें जो अंडाशय होता है वो पूरे तरीके से निर्मोचित हो चुका होता है, और इसी अवधि में जो गर्भाशय की दीवार होती है वो टोटली जो होती है मोटी हो जाती है। तो इसी के टाइम पीरियड में जो वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज जो है उसे ग्रहण कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप जो है वो गर्भधारण होता है। अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता और उसी स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का जो मोटा स्तर होता है वो रुधिर वाहिकाओं सहित टोटली जो है वो निस्तारित हो जाता है। अगर इसे नहीं समझ में आया है तो देखिए मैं इसे एक लेमन वे में आपको बहुत इजीली भाषा में समझा देती हूँ कि इसके लिए बेबीज के बॉर्न के लिए टोटली जो है वो लेडीज के पीरियड्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब कैसे, इसमें जो लेडीज का एक नॉर्मल जो पीरियड साइकिल माना जाता है वो 28 डेज का माना जाता है। तो चलिए 28 डेज या 30 डेज जो है नॉर्मल साइकिल जो है वो 28 डेज में कैलकुलेट किया जाता है, बट 28 से 30 डेज जो है इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे रक्तस्राव होता है, जैसे ऋतुस्राव हिंदी में जो इसका नाम होता है, स्त्रियों में जो रक्तस्राव होता है पीरियड्स को हिंदी में ऋतुस्राव कहा जाता है, या फिर कहीं कहीं रजोधर्म भी कहा जाता है। अब ये जो ऋतुस्राव यानी जो पीरियड्स हो गए वो 28 टू 30 डेज के होते हैं। अब ये जो जो फर्स्ट टाइम जो लेडीज को पीरियड्स आता है उसे क्या कहा जाता है, उसे रजो दर्शन कहा जाता है। एंड पीरियड्स जो है वो अप्रोक्स 10 टू 12 ईयर्स की एज में स्टार्ट हो सकते हैं, किसी गर्ल्स में थोड़ी लेट भी स्टार्ट हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है शारीरिक क्षमता पर। उसके बाद जो ये जो है ये स्टार्टिंग एज है, ये मैं आपको इसलिए बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने स्टार्टिंग में आपको ऐसा फील हुआ होगा कि ये मैंने पूरा रीड कर दिया है, तो वो आपको ऐसा कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा समझ में आ जाए, इसलिए मैं पूरा इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके बाद जो एज होती है यानी इतने तक 45 टू 50 की एज तक जो है यहाँ तक ये पीरियड जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो जब ये स्टॉप हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रजोनिवृत्ति। ठीक है, उम्मीद है इतना जो है वो स्टार्टिंग में जो पीरियड्स आते हैं उसमें अनियमितताएं हो सकती हैं, उसके बाद नियमित होने में कुछ समय तक, स्टार्टिंग में जब आता है तो ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है वो प्रॉब्लम्स, ये जो साइकिल होता है ये अपने आप धीरे धीरे चीजें जो है वो सही हो जाती है। अब ऋतुस्राव का चक्र का जो नियंत्रण है वो टोटली हॉर्मोन्स पर डिपेंड करता है। इस चक्र में अंडाणु जो है वो टोटली परिपक्व हो जाते हैं और इनका निर्मोचन जो है वो गर्भाशय की दीवार का मोटा होना एवं निषेचन न होने की स्थिति पे उसका टूटना जो है वो टोटली जो होता है वो शामिल होता है। जैसे अब मान लीजिए यदि जो अंडाणु होते हैं अगर उनका निषेचन हो जाता है
तो वो विभाजन करता है और गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है। ठीक है। अब जैसे कि बहुत सारे लोग अब मेनली अब अगर ये कॉन्सेप्ट भी नहीं आपको समझ में आओ तो मेनली अब इसमें फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, मुझे लगता है कि ये जो एनसीईआरटी है इसमें आपको इतनी ही चीजें समझ लेनी चाहिए। आगे कभी अगर जनरल साइंस की हमारी क्लास होती है और अगर जनरल साइंस की क्लासेस मैं लेती हूँ तो इसमें पूरा चैप्टर है एक ये, तो उसमें हम फिर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको टोटली इतना याद रखना है कि इसमें जो है ये टोटली रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं वो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स में चेंजेस होने के कारण। एंड लड़का जैसे गांवों में आज भी ये थ्योरी वर्क करती है कि जो अगर किसी भी पेरेंट्स को लड़की पैदा हुई है तो वो उसके लिए टोटली रिस्पॉन्सिबल जो है वो मदर है। अगर आपको भी ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है और अगर आप भी ऐसे सोचते हैं तो ये कहानी जो है वो ये कॉन्सेप्ट जो है ये जो है ये आपके मन से भी ये चीज दूर कर देगा। अब देखिए लड़का अथवा लड़की ये टोटली देखिए अब यहाँ पे हमारे बॉडी में 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र यानी एक जोड़ी लिंग सूत्र होते हैं जिन्हें एक्स एवं वाई कहते हैं। स्त्रियों में 2 एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं जबकि पुरुष में एक्स तथा वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। अब युग्मक यानी अंडाणु तथा शुक्राणु जो है ये गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अब इसे आप ऐसे समझिए, यहाँ पे पूरा डायग्राम बना हुआ है। ये हमारी बॉडी में दो एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं यानी और ये एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक्स वाई क्रोमोसोम जो पाए जाते हैं वो बॉयज में पाए जाते हैं एंड एक्स एक्स क्रोमोसोम जो पाए जाते हैं वो लेडीज में पाए जाते हैं। अब मान लीजिए कि अगर जो है वो एक्स एक्स क्रोमोसोम मिल जाते हैं तो यहाँ पे कौन पैदा होती है, लड़की पैदा होती है यानी मादा। और अगर मान लीजिए एक्स और वाई क्रोमोसोम मिलते हैं तो वो वहां पे जो है ये एक्स वाई जो क्रोमोसोम होते हैं वो किसके होते हैं, लड़के के होते हैं। तो मनुष्य का जो लिंग निर्धारण होता है उसमें टोटली डिपेंड करता है कि उसमें अब अगर मान लीजिए कि एक्स एंड वाई क्रोमोसोम में एक्स एंड अगर जो इसमें टोटली जो वेरी करता है वो बॉयज के क्रोमोसोम वेरी करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर लड़की के पास तो एक्स एक्स क्रोमोसोम है एंड बॉयज के पास जो होते हैं वो एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर जो एक्स वाई क्रोम जब जो जैसे कि अगर हम देखिए कि शुक्राणु में जो वाई गुणसूत्र होता है वही टोटली जो है वो नर शिशु में विकसित होता है और यही टोटली जो होता है इस यही रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि जो जन्म से पूर्व शिशु का निर्धारण जो होता है वो टोटली उसके मदर एंड फादर पे डिपेंड करता है कि किसका जो क्रोमोसोम होगा वो मैच करता है या हम कह सकते हैं कि एप्लीकेबल होता है। तो अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि टोटली जन्म के लिए जो होती है वो एक लड़की या मदर रिस्पॉन्सिबल होती है। तो साइंस ये चीज जो है वो नहीं मानता है। पूरी तरीके से ये जो थ्योरी है ये गलत है। टोटली जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो फादर रिस्पॉन्सिबल होता है कि बेटी का जन्म होगा या बेटे का जन्म होगा। उम्मीद है ये चीज क्लियर होगी। ये देखिए आपके साइंस की एनसीईआरटी में भी ऑलरेडी दिया गया है। अगर कभी आप ऐसा किसी के मुंह से ये कॉन्सेप्ट सुने ना तो उन्हें दिखाइएगा ये चीज। हमारे समाज में आज भी ये चीज है और मैं इसे सामाजिक कुरीति की तरह ही मानती हूँ क्योंकि जन्म के टाइम अगर मान लीजिए कि किसी को किसी लेडी को दो लड़कियां या 3 लड़कियां हो जाती हैं तो टॉन्ट जो है उसे ही मारा जाता है कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम बच्चा नहीं दे सकते, लड़का नहीं दे सकते एंड सारी तरीके से इस टाइप से की थ्योरीज जो हैं आज भी रूरल एरियाज में वर्क करती हैं। चलिए लिंग हार्मोन्स हमने देख लिए। अब उसके अलावा शरीर में और कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं अब उन हार्मोन्स के बारे में देख लेते हैं। तो बहुत सारे और भी हार्मोन्स जो हैं वो अलग अलग हार्मोन्स पाए जाते हैं जैसे पीयूष ग्रंथि। ये जो होती है ये एक अंतःस्राविक ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय एवं एड्रिनल यानी अधिवक्व जैसी कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हैं।
पीयूष ग्रंथि तो है ही, उसके अलावा थायराइड, अग्नाशय एंड एड्रिनल ग्रंथियां जो हैं ये भी हमारे शरीर में पाई जाती हैं, और इनके भी जो है वो अलग अलग कार्य होते हैं। अगर इनमें से कोई एक ग्रंथि जो है वो भी अगर सही से वर्क ना करे तो हमारा शरीर जो है वो एक दिन भी सही से वर्क नहीं कर सकता। हम जो अब जैसे मस्तिष्क, ये पीयूष ग्रंथि, यहाँ पे ये थायराइड ग्रंथि होती है, ये एड्रिनल ग्रंथि है, यहाँ पे ये अग्नाशय, फिर स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति जो है ये यहाँ पे, और वृषण जो है ये यहाँ पे। तो मनुष्य के शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनकी स्थिति इस डायग्राम के थ्रू बताई गई है कि किस किस तरीके से। अब बूझो और पहेली जो है, एक बार वो अपनी डॉक्टर बुआ के यहाँ गए थे, तो उन्होंने क्या किया था कि अपने काका नाम के एक लड़के को देखा था जिसका गला जो है वो बहुत ज्यादा फूला हुआ और उभरा हुआ। अगर मान लीजिए किसी पर्सन का गला जो है वो बहुत फूला हुआ और उभरा हुआ होता है तो वो क्या होते हैं, वो एक गॉइटर नामक व्याधि से यानी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। क्योंकि थायराइड ग्रंथि हमारी कहाँ पर होती है, ये होती है हमारी थायराइड ग्रंथि। तो अगर यहाँ पे गला वगैरह किसी का जो है वो बहुत ज्यादा सूझा वगैरह है तो वो गॉइटर नाम की बीमारी से ग्रसित है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल टोटली होती है थायराइड ग्रंथि। उम्मीद है थायराइड ग्रंथि, देखिए थायराइड ग्रंथि जो होती है ये एक तरीके का थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन करती है। तो अब मान लीजिए कि अगर क्या होता है कि जो थायराइड ग्रंथि अगर थायरोक्सिन हार्मोन सही से रिलीज नहीं कर रही है या हमारा शरीर सही से रिलीज नहीं कर रहा है तो उसके कारण हम देखते हैं कि क्या हो सकता है, उसके कारण जो है वो गोइटर नाम की बीमारी से जो है वो कोई भी व्यक्ति ग्रसित हो सकता है। उसके अलावा अब उनके फूफा जो हैं, अब इन्हीं ने बताया कि इनके फूफा जी जो हैं वो मधुमेह से पीड़ित है। अगर किसी को मधुमेह नाम की बीमारी हो जाती है तो उनका इंसुलिन हार्मोन जो है वो उनका अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन जो है का उत्पादन जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा। अगर हमारी बॉडी से इंसुलिन जो है वो सही मात्रा में प्रोड्यूस नहीं होता है तो पर्सन को मधुमेह बीमारी होने के चांसेस हैं। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि हमारी जो ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि है वो कुछ ऐसे हार्मोन्स स्रावित करती है जिससे रुधिर में नमक की मात्रा जो होती है वो संतुलित करता है। और मान लीजिए कि अगर नमक की मात्रा संतुलित नहीं होती है तो एड्रिनल यानी एड्रेनिल नामक हार्मोन जो है ये भी स्त्रवण कर सकती है। तो ऐसी बहुत सारी जो है वो अलग अलग, एड्रिनल जो है ये क्रोध, चिंता और उत्तेजना की अवस्था में जो है तनाव के संयोजन का कार्य करती है। उसके अलावा वृद्धि हार्मोन जो होते हैं ये भी, पीयूष ग्रंथि जो होती है ये वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब उसके बाद एक नेक्स्ट फैक्टर है कीट एवं मेढक के जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन्स का योगदान। हार्मोन्स का आखिर क्या क्या योगदान होता है अब हमें वो डिस्कस करना। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में आप जरूर पूछ लीजिएगा। किसी भी तरीके का आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में, अगर आप चैट में मैं आपके जवाब नहीं दे पाती हूँ तो उसी डाउट को आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप कमेंट करते हैं तुरंत डिवाइस में रिफ्लेक्ट कर जाता है तो मैं तुरंत आपके क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर दीजिएगा। मुझे ऐसा बहुत सारे टॉपिक लगते हैं जिसमें हो सकता है कि आप में से किसी को डाउट हो, तो अगर होगा तो आप वो कर दीजिएगा। बाकी कल से हम लाइव क्लासेस स्टार्ट ही करने वाले हैं। जैसे कि हमारी 1 PM पर डेली लाइव क्लासेस होती थी तो कल से फिर हम 1 PM पर लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिर वहां पे आपके डाउट जो हैं वो सारे के सारे क्लियर हो ही जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उनका अलग अलग वो होता है। जैसे टेडपोल वगैरह के बारे में भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। टेडपोल को भी वयस्क मेढक बनने के लिए जो है वो अलग अलग फैक्टर से गुजरना पड़ता है। लास्ट लेक्चर में आई थिंक हमने पढ़ा था। सेम वैसे लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को क्या कहा जाता है, कायांतरण कहा जाता है। अब कायांतरण का जो नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, कीट हार्मोन के द्वारा किया जाता है। मेढक में थायराइड द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है उसे थायरोक्सिन कहा जाता है जो कि इसका नियमन करता है।
थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की जो उपस्थिति होती है वो बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। जैसे कीट वगैरह जो हार्मोन कीट हार्मोन, अब जैसे मेढक वगैरह होते हैं, इनको भी अपनी सही लाइफ स्टाइल बनाने के लिए जल में जो आयोडीन की मात्रा होती है उसकी उपस्थिति आवश्यक है। यदि जल में जिसमें टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं अगर वो पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं होता है तो टेडपोल वयस्क मेढक में जो है वो परिवर्धित नहीं हो सकते। यानी टेडपोल जो होते हैं छोटा सा चूजा टाइप या बच्चा टाइप आप कह सकते हैं। तो अगर टेडपोल से उन्हें वयस्क मेढक बनना है तो उसके लिए आयोडीन की मात्रा होना जरूरी है, और अगर नहीं होती है तो वो परिवर्तन जो है वो नहीं हो सकता। उसके अलावा जननात्मक स्वास्थ्य देख लेते हैं कि जननात्मक स्वास्थ्य क्या है। उसके अलावा किशोरों में पोषण की जो आवश्यकता है, एक चीज और याद रखिएगा कि जैसे जैसे हमारा शरीर जो है वृद्धि करता है तो उसके लिए हमारे लिए संतुलित आहार लेना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक संतुलित आहार का मतलब है कि हमारी डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज जो है ये सभी चीजें पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। अगर हम देखें कि भारतीय भोजन जो होता है उसमें रोटी, चावल, दाल वगैरह एवं सब्जियां वगैरह लेते हैं जो कि एक टोटली संतुलित आहार है, हम कह सकते हैं। लेकिन उसके अलावा मिल्क भी हमें लेना चाहिए, फ्रूट्स वगैरह भी लेनी चाहिए, क्योंकि इन सभी से जो है वो हमें और भी, अब ऐसा नहीं होता है ना कि हमें सिर्फ जो है वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज वगैरह से ही हमारी सारी नीड्स फुलफिल हो जाती है, हमें आयरन वगैरह की भी जरूरत होती है। अब आयरन का सबसे अच्छा अगर सोर्स होते हैं तो वो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, गुड़ होता है, मांस होता है, संतरा होता है, आंवला होता है। अब अगर आप वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन के हिसाब से, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपके लिए कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे आपको सोर्सेज मिल जाते हैं। चलिए अब देखना है जननात्मक स्वास्थ्य व्यक्ति की। अब देखिए कायिक एवं मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए जो है व्यायाम वगैरह करना जरूरी है। एक अच्छी डाइट लेना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर संतुलित आहार लिए जाएंगे तभी जो है व्यक्ति जो है वो सही रहेगा। साथ ही में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई जो होती है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। किशोरावस्था में जब शरीर जो है वृद्धि करता है तो बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान रखने होते हैं। अब जैसे किशोर की पोषण आवश्यकताएं होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं, उनका भी ध्यान रखना जो है वो जरूरी ही होता है, ये जो कि मैंने अभी बताया। किशोर द्वारा गर्भधारण, अब जैसे हमारे देश में विवाह की विधि संगत यानी कानूनी आयु जो है लड़कियों के लिए वो 18 मानी गई है और लड़कों के लिए जो मानी गई है वो 21 मानी गई। इसका कारण है कि टीन आयु यानी जो किशोर लड़कियां या फिर माँ जो होती हैं वो शारीरिक एवं मानसिक रूप से दोनों ही तरीके से जो है मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती। हालांकि 10 to 12 ईयर्स की एज से भी जो लड़कियां हैं वो कुछ कुछ लड़कियां जो है वो गर्भ धारण कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिया में 18 एज इसलिए रखी गई, विवाह की लड़कियों की तय की गई, क्योंकि ऐसा मानना है कि जो शारीरिक और मानसिक रूप से जो गर्ल्स तैयार होती हैं मदर बनने के लिए वो 18 के बाद ही होती है। बाल विवाह यानी कम उम्र में विवाह एवं मातृत्व से माँ एवं संतान दोनों की ही स्वास्थ्य संबंधी जो है समस्याएं हो सकती हैं। तो पहली चीज तो ये कि बाल विवाह जो है वो करना ही नहीं चाहिए। जो एक एज है गर्ल्स की एंड बॉयज की, उसी एज में दोनों की शादी करनी चाहिए, एंड उसके बाद जो है वो सारी चीजें चलती हैं, लेकिन उससे पहले जो बाल विवाह होता है वो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इससे युवा स्त्रियों के लिए व्यवसाय के अवसरों में भी कमी आती है, क्योंकि वे मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होती हैं, अतः वे मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हो जाती हैं। ये स्टडी की गई थी तब उसमें पाया गया। साथ ही में नशीली दवाओं यानी जो ड्रग्स वगैरह होते हैं इनका भी निषेध करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ने लगती है तो वो नशीली दवाएं वगैरह, ड्रग्स वगैरह का सेवन करने लगते हैं। तो ड्रग्स वगैरह के सेवन से जो है वो आप अच्छा तनाव मुक्त महसूस करेंगे। तो जैसे बहुत सारे लोग ऐसा बोल देते हैं कि चलो पी लो, कोई बात नहीं, तुम्हें अच्छा फील होगा, रिलैक्स फील होगा, तनाव मुक्त फील होगा। या फिर अगर कभी ब्रेकअप वगैरह हो जाए और फ्रेंड्स वगैरह बोल दें कि चलो दारू पीने चलते हैं, तो दारू पीने से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तो गाइस पहले ही उन्हें ना बोलिएगा, क्योंकि ये शरीर शरीर के लिए जो है ये बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं। अब ड्रग्स जो हैं
वो अगर डॉक्टर्स के द्वारा जो है, कभी कभी ये होता है कि ड्रग्स जो होते हैं ये डॉक्टर द्वारा, इन्हें ना ही कहना चाहिए जब तक वह दवा जो है वो डॉक्टर द्वारा, कुछ ड्रग्स जो है उसमें थोड़ी बहुत माइन्यूट मात्रा मिलाई जाती है दवा के रूप में, लेकिन जो ड्रग्स होते हैं उसे आपको ओरिजिनल फॉर्म में कभी नहीं लेना चाहिए। अगर डॉक्टर ने दवा के फॉर्म में दिया है, वो भी ओवरडोज नहीं दिए जाते, बहुत माइन्यूट उसमें दिया जाता है, ये दवाइयों वगैरह में मिले रहे। ड्रग्स होते हैं एक प्रकार के नशीले पदार्थ होते हैं जिनकी अगर मान लीजिए कि एक बार लत लग गई तो वो आपको भी खत्म कर देंगे, आपकी पूरी फैमिली को, क्योंकि अगर आप बीमार होंगे तो आपकी बीमारी में खर्चा वगैरह सारी चीजें तो लगेंगी ना, तो वो सारी चीजें। साथ ही में एड्स के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, जो HIV नामक एक विषाणु यानी जो वायरस होता है, HIV नाम के एक वायरस से होता है। ये वायरस जो है पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी जा सकता है, ऐसा माना गया है, स्टडीज में पाया गया है। साथ में वायरस का संक्रमण जो है ये दूसरे माध्यमों जैसे पीड़ित रोग या माँ से दूध द्वारा उसके शिशु में हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने द्वारा भी इस रोग का संक्रमण जो है वो हो सकता है। तो ये आज का हमारा चैप्टर था, इतनी कहानी थी। किसी को कोई भी डाउट होगा तो गाइस पूछ लीजिएगा। साथ ही में हमारे समाज में कुछ और भी भ्रांतियां या अवधारणाएं वर्क करती हैं, जैसे कि कुछ हैं कि मान लीजिए कि अगर गर्ल्स को पीरियड आ रहे हैं तो वो जो है ये मुझे तो बोलने में भी थोड़ा बहुत ज्यादा ऑड फील होता है, लेकिन आपके चैप्टर में है, भ्रांतियां हैं, लोग मानते हैं कि मान लीजिए कि अगर किसी लड़की का पीरियड आ रहा है और वो अगर किसी लड़के को देखती है तो वो गर्भवती हो सकती है। साथ ही में संतान के लिए यानी बेबी के बॉर्न के लिए टोटली जो होती है वो माँ जिम्मेदार होती है, नहीं, टोटली माँ जिम्मेदार नहीं होती है। टोटली जो होता है वो फादर जिम्मेदार होता है, क्योंकि उसके पास XY क्रोमोसोम होता है एंड पूरा जो होता है वो इस एक क्रोमोसोम का फर्क हो जाता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। साथ ही में ऋतुस्राव की अवस्था में यानी पीरियड्स के दौरान लड़की जो है वो रसोई में कार्य नहीं कर सकती। ये इस तरीके के बहुत सारे मिथ जो हैं ये हमारे समाज में अभी तो मैं नहीं कहूंगी कि ये वर्क करते हैं आज के टाइम पीरियड में। बस सेकंड वाला फैक्टर जो है कि माँ जिम्मेदार है, ये आज भी रूरल एरियाज में वर्क करता है। मैंने भी बहुत जगह सुनी है ये चीज, लेकिन उसके अलावा ये दो जो मैंने बताए हैं, जो दो NCERT में दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पीरियड में ये चीजें जो हैं ये ऐसा होती होंगी। बट चलिए खैर, ये था चैप्टर। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।